मॉर्निंग दोस्तों, आइए देखते हैं एनसीईआरटी प्रैक्टिस सेट कक्षा 6 से 12। ठीक है, और अभी तक हम लोगों ने एनसीईआरटी का प्रैक्टिस सेट 1, 2 देख चुके हैं। ठीक है, आज जो देखेंगे वो देखेंगे 3 नंबर सेट देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप जो है मिक्स स्टडी टेलीग्राम पे ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ फ्री में प्राप्त कर सकते हैं, और बहुत सारी बुक का भी पीडीएफ वहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सेट नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दिया है, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। ध्यान रखेंगे, औपनिवेशिक शासन में अंग्रेजों द्वारा जंगल काटने के क्या कारण थे। पहला ऑप्शन है शाही नौसेना हेतु। ध्यान रखेंगे, शाही नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए। तो इसमें जो है तीनों ऑप्शन सही है। जो औपनिवेशिक शासन अंग्रेज जो थे, नौसेना हेतु लकड़ी की आपूर्ति के लिए भी जंगल काटा गया, रेल लाइनों के प्रसार के लिए, रेल लाइनों के विस्तार के लिए भी लकड़ी काटा गया, और व्यावसायिक कृषि बागानों के प्रसार के लिए भी लकड़ी काटा गया। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो है सही है, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। भारतीय वन सेवा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो 1864 में की गई थी। ध्यान रखेंगे, भारतीय वन सेवा की स्थापना जो है 1864 में की गई थी। ठीक है, जब अंग्रेज अंधाधुन वन काट रहे थे, ठीक है, तो उनको एक खतरा महसूस हुआ कि अब जो है जंगल कट जाएगा तो पर्यावरण जो है असंतुलित हो जाएगी। तो उस समय जो है देश का पहला महानिदेशक नियुक्त किया गया था। इनका भी नाम याद रखेंगे, उनका नाम है हाइट्रीज बेंडिंग। ध्यान रखेंगे, हाइट्रीज बेंडिंग। ठीक है, हाइट्रीज बेंडिंग। ठीक है, हाइट्रीज बेंडिंग ये देश के पहला वन महानिदेशक हैं। तो इनका नाम याद रखेंगे, हाइट्रीज बेंडिंग। इन्हीं के जो है कार्यकाल में 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी। 1864 में भारतीय वन सेवा की स्थापना की गई थी हाइट्रीज बेंडिंग के द्वारा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इसका स्थापना वर्ष 1905 में देहरादून में हुई थी। ठीक है, तो इसका स्थापना 1905 देहरादून में हुई थी। तो देहरादून में तो हुआ था, लेकिन 1905 नहीं, ध्यान रखेंगे 1906 में इसका स्थापना हुआ था। तो पहला ऑप्शन जो है गलत हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। यह जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती है, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ जिस पद्धति से शिक्षा दी जाती थी उसे वैज्ञानिक वानिकी कहा गया। ये बिल्कुल ही सही है। तो इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो है जिस पद्धति से शिक्षा दिया जाता था उसको वानिकी कहा गया, और इसका स्थापना 1906 में हुआ था। तो यहाँ से दोनों चीज़ जो है याद रखिएगा, 1906 देहरादून में। ठीक है, इसका स्थापना 1906 देहरादून में हुआ था। ठीक है, तो दोनों ऑप्शन में से ऑप्शन 2 सही है, यानी इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वन अधिनियम 1978 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, जंगलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। तो ध्यान रखेंगे, ये बिल्कुल सही है। जंगलों को जो है 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण। ठीक है, कौन सा अधिनियम था। तो 1865 का अधिनियम था। ध्यान रखेंगे, 1865 का अधिनियम था। ठीक है, और 1878 में जो है फिर इसमें जो है 2 बार संशोधन होता है। ध्यान रखेंगे, अधिनियम तो 1865 का था, लेकिन इसमें जो है 2 बार जो है संशोधन होता है। कब कब, एक तो 1878 में और एक जो है
एक जो है 1927 में, ध्यान रखेंगे, एक 1878 में और एक 1927 में जो है संशोधन होता है। तो इसमें पूछा है कि 1978 के संबंध में, तो 78 वाला संशोधन के बारे में पूछा है। तो ध्यान रखेंगे 78 वाले संशोधन में जो है जंगलों को 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया था, जिसे आरक्षित, सुरक्षित और ग्रामीण कहा गया। ठीक है, और सबसे जो है सबसे अच्छा जंगलों को जो है सबसे अच्छे जंगलों को आरक्षित वन कहा जाता था। तो ये भी ध्यान रखेंगे, सबसे अच्छे वन को आरक्षित वन कहा जाता था। ठीक है, तो यहाँ से ऑप्शन 1 सही है, यानी इसका ऑप्शन ए सही है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो झूम खेती के नाम एवं संबंधित क्षेत्र का सही मिलान करें। तो झूम खेती, ध्यान रखेंगे, झूम खेती से ही ध्यान रखेंगे कि जो जिस खेत में जो है वन या घास फूस लग जाता था उसको जो है काट करके उसको जला देना झूम खेती कहलाती है। तो यहाँ से इस चीज़ों को ध्यान रखेंगे। और झूम खेती से क्या होता है, तो झूम खेती से जो है आपका उर्वरता की मात्रा बढ़ जाती है, उर्वरता की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यानी पोटास में जो है उर्वरता की मात्रा बढ़ जाती है। तो आइए देखते हैं ऑप्शन लादिंग दिया है, ऑप्शन लादिंग। तो लादिंग का जो है दक्षिण पूर्व एशिया में झूम खेती का नाम जो है लादिंग, दक्षिण पूर्व एशिया में है। झूम खेती का नाम जो है लादिंग दक्षिण पूर्व एशिया में है। ठीक है, उसके बाद जो है मिल्पा जो है, मिल्पा है मध्य अमेरिका। झूम खेती को मिल्पा मध्य अमेरिका में बोला जाता है, झूम खेती को मिल्पा मध्य अमेरिका में बोला जाता है। चितमेन जो है झूम खेती को ही बोला जाता है अफ्रीका में, चितमेन झूम खेती को ही बोला जाता है अफ्रीका में। और चेना बोला जाता है श्रीलंका में, चेना बोला जाता है श्रीलंका में। आइए एक बार और फिर से देखते हैं। झूम खेती किसे कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इसको झूम खेती का नाम जो है यानी जंगलों को काट करके उसको जला देना। ठीक है, जिससे जो है उस मिट्टी में जो है पोटास की मात्रा जो है बढ़ जाती है। ठीक है, झूम खेती का नाम ही है स्थानांतरित खेती या कटाई जल खेती। तो ये भी ध्यान रखेंगे, झूम खेती को ही बोला जाता है कटाई जल खेती भी बोला जाता है। तो ये याद रखेंगे। ठीक है, कटाई जला खेती भी इसको कहा जाता है। लादिंग कहा जाता है दक्षिण पूर्व एशिया में, मिल्पा कहा जाता है आपको मध्य अमेरिका में, और चितमेन कहा जाता है आपको चितमेन अफ्रीका में, और चेना कहा जाता है श्रीलंका में। ठीक है, तो इसका जो है सी ऑप्शन सही है, ध्यान रखेंगे, इसका जो है सी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध क्यों थे? पहला ऑप्शन दिया है, घुमंत खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाती थी। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों के जलने का खतरा होता था। लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने हेतु। तो इसमें जो है सत्य कथन है, तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। तो यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध इसलिए थे क्योंकि घुमंत खेती वाले जमीन इमारती लकड़ी के उत्पादन के लिए प्रतिकूल हो जाते थे। जंगल जलाते समय बाकी बेशकीमती पेड़ों को जलाने की खतरा होता था। ठीक है, लगान वसूली की प्रशासनिक परेशानी से बचने के लिए भी यूरोपीय वन रक्षक घुमंत खेती के विरुद्ध थे। तो इसका जो है ऑप्शन, इसका ऑप्शन जो है डी, इसका ऑप्शन डी सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लाने के क्या प्रभाव हुए? पहला ऑप्शन है, वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। ध्यान रखेंगे, वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई। तो बिल्कुल सही है। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं के चराने पर
बंदिश लगा दी गई। तो ये भी बिल्कुल सही है। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों से काम करने को मजबूर हो गए। तो इसमें तीनों ऑप्शन सही है। एक बार फिर से देखें, अंग्रेजों द्वारा वन व्यापार को सरकारी नियंत्रण में लेने के क्या प्रभाव हुए थे? तो प्रभाव हुए थे वन व्यापार की इजारादारी यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों को सौंप दी गई थी। स्थानीय लोगों द्वारा शिकार करने और पशुओं को चराने पर पाबंदी लगा दी गई थी। ठीक है, और कर भी लोग वसूलते थे। कुछ घुमंत समुदाय खदानों और बागानों में काम करने को मजबूर हुए। तो कुछ जो घुमंत थे, जहाँ पे लोग जो है वहाँ पे जो खाने का सुविधा नहीं रहता था, दूसरे जगह चले जाते थे। ठीक है, तो वैसे लोग जो है मजबूर होकर के अंग्रेज़ों के बागानों में और खदानों में काम करने के लिए मजबूर हो गए थे। तो तीनों ऑप्शन इसका सही है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो यानी इसका डी ऑप्शन सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवसारी या मान किसे कहा जाता है? देवसारी या मान किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक पूंजी विधि को। तो पारंपरिक पूंजी विधि को नहीं। जनजातीय कृषि प्रथा को, ये भी नहीं। जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाला शुल्क को। तो ध्यान रखिएगा, देवसारी जो है जनजातीय क्षेत्र में लकड़ी के बदले लगने वाले शुल्क को जो है देवसारी या मान कहा जाता था। ध्यान रखेंगे, देवसारी या मान कहा जाता था, या इसको छोटा शुल्क भी इसको कहते थे। देवसारी दंड या मान कहा जाता था। देवसारी दंड या मान कहा जाता था। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है ब्लेंगडोंग डीनेस्टेन व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पहला ऑप्शन है यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। यह व्यवस्था अंग्रेजों द्वारा बस्तर में प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है इसमें गांव वालों को लगान मुक्ति के बदले लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराए गए। तो ये व्यवस्था ठीक है। तो लकड़ी को जो है अगर भारत में जो है रेल लाइनों का निर्माण के लिए वन प्रबंधन जो है वो क्या किया कि लकड़ी को जो है एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए जो है वो क्या करने लगा, इसमें गांव वालों को लगान मुक्ति के बदले क्या करना पड़ता था? तो लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराएंगे। तो ये ध्यान रखेंगे, ब्लेंगडोंग डीनेस्टेन व्यवस्था जो है लकड़ी ढोने के लिए मुफ्त में भैंस उपलब्ध कराना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 2 सही है, यानी बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सरना, देवरा, कुंडू, कान, राई इत्यादि क्या थे? सरना, देवरा, कुंड, कान, राई इत्यादि क्या थे? तो पहला ऑप्शन है झूम खेती के प्रकार थे। ठीक है, जनजातीय लोगों द्वारा शिकार की पद्धति थी। जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। तो ध्यान रखेंगे, जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। सरना, देवरा, कुंडू, कान, राई जनजातीय लोगों के लिए पवित्र बगीचा था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चरवाहा समुदाय तथा उनसे संबंधित तथ्यों से मिलान करें। पहला ऑप्शन है गोल समुदाय। तो गोल समुदाय जो है गाय भैंस पालते थे। गोल समुदाय गाय भैंस पालते थे। ठीक है, कुरुमा समुदाय भेड़ बकरियां पालते थे। राइका समुदाय जो है राजस्थान से संबंधित थे। धंगर समुदाय जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे। तो चरवाहा समुदाय का नाम याद रखेंगे। गोला समुदाय जो है ये गाय भैंस पालते थे। गोला समुदाय गाय भैंस पालते थे। कुरुमा समुदाय जो है भेड़ बकरियां पालते थे। और राइका समुदाय जो है राजस्थान से संबंधित थे। धंगर जो है महाराष्ट्र से संबंधित थे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल के भ्रमणकारियों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन है व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भ्रमण करते थे। तो व्यापारी अवसरों की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे? भ्रमण करते थे। तो ये तो ऑप्शन सही है। दूसरा ऑप्शन है
पुजारी और तीर्थयात्री ज्ञान और आध्यात्मिक शांति के लिए दूर दूर तक यात्राएं करते थे। तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही है, ठीक है, दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था। एक बार और देखें, प्राचीन काल में विभिन्न यात्रियों के माध्यम से क्या क्या विभिन्न क्षेत्रों के मध्य आदान प्रदान नहीं होता था, पूछा है इसमें, ठीक है। पहला है मूल्य एवं मान्यताएं, हुनर, विचार, आविष्कार, कीटाणु एवं बीमारियां, ठीक है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें जो है कोई भी चीज़ आदान प्रदान नहीं होता था, कोई भी चीज़ आदान प्रदान नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृतिशील जो गोवा संग्रहालय में सुरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, समुद्री व्यापार का पता चलता है। ध्यान रखेंगे, पश्चिम तट के क्षेत्र में पाई गई 9वीं शताब्दी के बाद की स्मृतिशील जो गोवा संग्रहालय में संरक्षित है में किसके महत्व का पता चलता है। तो समुद्री व्यापार का पता चलता है जो गोवा संग्रहालय में संरक्षित है। नेक्स्ट है, सिल्क मार्ग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक है। सिल्क मार्ग केवल जमीनी भूभाग से ही गुजरता था, तो जमीनी भूभाग से नहीं, जल से भी गुजरता था। ध्यान रखेंगे, जल से भी, तो ये कथन पहला जो है गलत हो गया, जल से भी गुजरता था। यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, तो यह मार्ग केवल चीन को एशिया के भूभाग से जोड़ता था, ठीक है। तो ये भी कथन गलत है, ये भी कथन क्या है, गलत है। नेक्स्ट है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी तक अस्तित्व में था, तो ये सही है, यह मार्ग लगभग 15वीं शताब्दी के अस्तित्व में था। सोना चांदी जैसा कीमती धातुएं इसी मार्ग से एशिया से यूरोप की ओर पहुंचती थी। तो ध्यान रखेंगे, सोना चांदी जैसी कीमती धातुएं जो है इसी मार्ग से एशिया से यूरोप दिया है, तो यूरोप से एशिया पहुंचती थी। ध्यान रखेंगे, यूरोप से एशिया पहुंचती थी, तो ये भी ऑप्शन जो है गलत है। तो यानी ऑप्शन 3 ही सिर्फ सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक पूछा है कि उस गुफा का क्रमांक क्या है। तो उस गुफा का क्रमांक है 217। ध्यान रखेंगे, चीन की एक गुफा पेंटिंग में सिल्क मार्ग को दर्शाया गया है, उस गुफा का क्रमांक है गुफा क्रमांक 217, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्क पोलो की किताब का नाम क्या है। मार्क पोलो का किताब का नाम है बुक ऑफ मार्वल्स। ध्यान रखेंगे, मार्क पोलो का किताब का नाम क्या है, बुक ऑफ मार्वल्स, ठीक है। ये 15वीं सदी में लिखा गया था। मार्क पोलो का किताब जो है 15वीं शताब्दी में लिखा गया था, बुक ऑफ मार्वल्स, ठीक है। इसमें जो है गणरार, इसमें जो है मार्क पोलो जो है, ठीक है, एक व्यापारी था, ये भी ध्यान रखेंगे, मार्क पोलो एक व्यापारी था, ठीक है। इसमें जो है मध्यकालीन यात्रियों के राजकुमार की उपाधि दी गई थी। इसमें जो है मध्यकालीन जो है यात्रियों को राजकुमार का उपाधि दिया गया था मार्क पोलो के द्वारा। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। स्पैघेटी क्या है, स्पैघेटी क्या है। तो स्पैघेटी जो है एक प्रकार का खाद्य सामग्री है। स्पैघेटी जो है एक प्रकार का खाद्य सामग्री है। माना जाता है कि नूडल्स चीन से पश्चिम में पहुंचा और वहीं उन्होंने स्पेल का जन्म हुआ था, ठीक है, चीन में ही स्पेल का जन्म हुआ था। आइए नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों पर विचार करें, निम्न कथनों पर विचार करें। आलू सोया मूंगफली का उद्भव भारत में हुआ था, ठीक है, तो बिल्कुल गलत है। ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये खाद्य पदार्थ यूरोप एवं एशिया में तब पहुँचे जब क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी। तो ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, 16वीं सदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर
विचार करें। तो 16वीं सदी के मध्य तक आते आते पुर्तगाल और स्पेनिश सेनाओं ने अमेरिका को उपनिवेश बनाना शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। दूसरा है यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाल में स्पेनिश अपने सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यूरोपीय सेनाओं ने पुर्तगाल में स्पेनिश अपने सैन्य ताकत के बल पर अमेरिका के विभिन्न क्षेत्रों को जीता था। नेक्स्ट है, इस समय अमेरिका वासियों में चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। तो ध्यान रखेंगे, इस समय जो है अमेरिका में जो है चेचक से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित हो चुकी थी। कब? तो 16वीं सदी में, 16वीं सदी में। तो 2 और 3 ऑप्शन जो है सही है। तो 2 और 3 ऑप्शन यानी ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, 19वीं शताब्दी में अर्थशास्त्रियों ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनिमय में 3 तरह की गतियों या प्रवाहों का उल्लेख किया है। ये हैं, तो आइए ऑप्शन देख लेते हैं। व्यापार, ठीक है, तो व्यापार बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है पूंजी, बिल्कुल सही है। भूमि, तो भूमि वाला ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये व्यापार और पूंजी जो है दोनों ऑप्शन सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा आपको बी, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। औपनिवेशिक सरकार ने किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था? तो ये 1871 में पारित किया था, 1871 में पारित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चरवाहा टैक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको, ठीक है। पहला ऑप्शन है, चरवाहों से चरागाहों में चराने वाले प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। तो ये बिल्कुल सही है, चरवाही टैक्स जो है वसूला जाता था, प्रत्येक जानवर पर टैक्स वसूला जाता था। नेक्स्ट है, प्रारंभ में अंग्रेज स्वयं ही अपने कारिंदियों से टैक्स वसूलते थे, मगर बाद में यह काम ठेकेदारों के माध्यम से भी किया जाने लगा। तो दोनों ऑप्शन जो है इसका सही है, यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, चरवाही टैक्स के प्रभाव हुए। तो चरवाही टैक्स के क्या प्रभाव हुए? चरगाहों का स्तर गिरने लगा, चरगाहों का स्तर जो है गिरने लगा। तो ये बिल्कुल सही है। जानवर बड़ी संख्या में मरने लगे, तो जानवर जो है बड़ी संख्या में क्या होने लगे? मरने लगे, ठीक है। तो ये दोनों ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, मासा ईलैंड के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था, यह इथोपिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। तो ये ऑप्शन गलत है। दूसरा है, औपनिवेशिक ताकतों ने मासा ईलैंड का विभाजन कर दिया था। तो औपनिवेशिक ताकत ने मासा ईलैंड का विभाजन कर दिया था, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन में दिया है, तो ये मासा ईलैंड का इलाका जो है उत्तर कीनिया, ठीक है, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक फैला था, उत्तरी कीनिया से लेकर तंजानिया तक फैला था। तो इसका दूसरा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन तथा मिसाइयों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। औपनिवेशिक सत्ता के हस्तक्षेप के कारण वरिष्ठ जनों और योद्धाओं की परंपरागत उम्र आधारित संस्था पूरी तरह समाप्त हो गई थी, ठीक है, बिल्कुल गलत है। अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। तो ध्यान रखेंगे, औपनिवेशिक शासन तथा मिसाइयों के संबंध में जो है क्या हो गया था? अमीर और गरीब चरवाहों के बीच भेदभाव बढ़ गया था। तो कथन 2 सही है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति को क्या माना जाता है? तो फ्रांस की क्रांति को क्या माना जाता है? पहला ऑप्शन है, प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। तो बिल्कुल सही है, ठीक है। सामूहिक पहचान की भावना विकसित होने के कारण, सामूहिक पहचान की भावना जो है विकसित होने के कारण, नए फ्रांसीसी झंडे के कारण, जिससे पुराने राष्ट्रध्वज की जगह ले ली। तो तीनों ऑप्शन सही है, तीनों ऑप्शन सही है। तो ध्यान रखेंगे, राष्ट्रवाद का पहला जो है फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ था? तो ये याद रखेंगे 1789 में, 1789 में जो है पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति फ्रांस में क्रांति जो हुआ था 1789
1989 में हुआ था। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन है, नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। तो नेपोलियन के नागरिक संहिता में निम्न प्रावधान थे। पहला ऑप्शन है, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, बिल्कुल सही है। कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया गया, तो ये भी ऑप्शन सही है। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया था, तो तीनों ऑप्शन सही है, यानी इसका डी ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट है, हैबसबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हैबसबर्ग साम्राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला ऑप्शन है, यह बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था। तो हैबसबर्ग जो है बहुभाषा भाषी तथा बहुनस्ली साम्राज्य था, बिल्कुल सही है। यह साम्राज्य ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था। तो यह साम्राज्य जो है ऑस्ट्रिया तथा हंगरी पर शासन करता था, तो दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, एले क्या थी। एले जो है क्या थी, तो एले जो है कपड़ा नापने का पैमाना था। एले कपड़ा नापने का पैमाना था। नेक्स्ट है, 1815 के बाद यूरोप में पुनः स्थापित रूढ़ावादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषताएं थी। तो राजतंत्र था, ध्यान रखेंगे। 1815 के बाद जो है क्या आ गया, राजतंत्र, वियना समझौता कहा जाता है। ठीक है, कब हुआ था, तो 1815 में ही वियना समझौता, जिसमें जो है यह समझौता हुआ कि फिर से जो है राजतंत्र को लाया जाए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो है केवल 1 सही है, यानी इसका ऑप्शन 1 सिर्फ सही है। देख लेते हैं एक बार और, सॉरी। ठीक है, राजतंत्र, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा देख लेते हैं, तो चर्च का व्यवस्था हो गया था, ये भी सही है। सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना, सामाजिक ऊंच नीच को भी बनाए रखा गया था। तो 1815 के बाद जो है, यानी वियना समझौता के बाद जो है रूढ़िवादी व्यवस्था की निम्नलिखित विशेषता थी, राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच को बनाए रखना। तो ये तीनों व्यवस्था क्या थी, 1815 के बाद बन गई थी। ठीक है, तो ये 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 1, 2 और 3। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, जूसेपी मेत्सिनी का संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो वह कार्बोनरी के गुप्त संगठन का सदस्य बना था। तो जूसेपी मेत्सिनी जो है वह कार्बोनरी के गुप्त संगठनों का सदस्य बना था, तो ये बिल्कुल सही है। उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था बर्न में यंग इटली और दूसरा है मोर्सोई में यंग यूरोप, तो ये बिल्कुल गलत, दूसरा ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, मेटरनिख ने किसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरनाक दुश्मन बताया था। तो ये बताया था आपको जूसेपी मेत्सिन को। ठीक है, तो मेटरनिख जो है 1815 में वियना समझौता किया था और ऑस्ट्रिया का चांसलर था मेटरनिख, ये भी ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रिया का जो है चांसलर मेटरनिख, और वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, और वहीं पे वियना 1815 में हुआ था। ठीक है, तो जूसेपी जो है गणतंत्र व्यवस्था में जो है यकीन रखता था, और मेटरनिख जो है राजतंत्र में यकीन रखता था। तो इसीलिए इसने इसको जोसेफ को बोला है कि यह जो है हमारे सामाजिक व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन किसको बताया था, जूसेपी मेत्सिनी को बताया था मेटरनिख ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था। यूनान ऑटोमन साम्राज्य से कब स्वतंत्र हुआ था, तो ये हुआ था 1832 में, 1832 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर, रूमानीवाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन का आलोचना की थी, ये बिल्कुल सही है। एक बार और देखें, रूमानी कलाकारों और कवियों ने तर्क वितर्क और विज्ञान के महिमा मंडन की आलोचना की थी। दूसरा है, वे एक साझा सामूहिक विरासत की अनुभूति और एक साझा संस्कृति अतीत को राष्ट्र का आधार बनाना चाहते थे, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो रूमानीवादी के बारे में दोनों ऑप्शन सही है, यानी इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो भाषा था। ध्यान रखेंगे, पोलैंड में रूस के विरुद्ध राष्ट्रवादी भावना का मुख्य स्रोत क्या था? तो भाषा था। नेक्स्ट है 1848 के फ्रांस की क्रांति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर, तो इसका पहला ऑप्शन है, इस क्रांति के पीछे मुख्यतः आर्थिक कारण जिम्मेदार थे। तो यह ऑप्शन 1 सही है। इस क्रांति के पश्चात 21 वर्ष से ऊपर सभी पुरुषों को मताधिकार मिल गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। राष्ट्रसभा को गणतंत्र घोषित कर काम के अधिकार की गारंटी दी गई थी। तो ध्यान रखेंगे 1848 के फ्रांस की क्रांति के बाद जो है ये तीनों जो है याद रखेंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट, ध्यान रखेंगे सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था आपको 1848 में। सेंट पॉल चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद का आयोजन 1848 में हुआ था। नेक्स्ट है, जर्मनी के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है, ऑटो वन बिस्मार्क और ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को एकीकृत किया था। तो ये बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। ऑटो वन बिस्मार्क ने ऑस्ट्रिया की सेना और नौकरशाही की मदद से जर्मनी को क्या किया था? एकीकृत किया था। 7 वर्ष के दौरान प्रसा, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में ऑस्ट्रिया की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हो गई थी। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, ये भी बिल्कुल क्या है? सही है। तो ऑप्शन जो है, सॉरी, ठीक है, दोनों ऑप्शन जो है क्या है? दोनों ऑप्शन जो है गलत है। ठीक है, तो इसका डी आंसर न तो 1 और न तो 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इटली के एकीकरण के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। पहला है, जोसेफ मेत्सिन क्रांतिकारी आंदोलन के द्वारा इटली को गणराज्य बनाने का प्रयास किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, मंत्री प्रमुख काउर जो जनतंत्र में विश्वास रखता था, फ्रांस से सार्डिनिया पिडामंड का एक चतुर कूटनीतिक संधि से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब हुआ। तो ये बिल्कुल गलत है। जोसेफ गेरिबाल्ड के नेतृत्व में भारी संख्या में शस्त्र स्वयंसेवकों ने युद्ध में हिस्सा लिया था। तो ये भी सही है, यानी 1 और 3 इसका ऑप्शन सही है। 1 और 3 ऑप्शन यानी सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन, आयरलैंड को ब्रिटेन में कब सम्मिलित किया गया था? तो आयरलैंड को ब्रिटेन में जो है 1801 में सम्मिलित किया गया था। ध्यान रखेंगे, आयरलैंड को ब्रिटेन में 1801 में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो प्रथम विश्व युद्ध ने भारतीय समाज पर क्या प्रभाव डाला? तो करों में वृद्धि की गई थी। तो प्रथम विश्व युद्ध के द्वारा जो है करों में वृद्धि की गई। खाद्य पदार्थों को भारी अभाव पैदा हो गया था। ये भी बिल्कुल सही है। सिपाहियों को जबरन भर्ती किया गया। सिपाहियों को क्या किया गया? जबरन जो है भर्ती किया गया था। जबरन भर्ती किया गया था। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, रॉलेट एक्ट के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, असत्य कथन का चयन करना है। तो इसका जो है ये जो है असत्य कथन है। बाकी जो सत्य कथन है देख लेते हैं। गांधी जी ने 1919 में प्रस्ताव रॉलेट एक्ट के खिलाफ एक राष्ट्रीय सत्याग्रह आंदोलन चलाने का फैसला किया था। तो ये बिल्कुल सही है। ये कथन जो है क्या है? गलत है। राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, जनता द्वारा रैलियों और हड़ताल कर
इस कानून का विरोध किया गया। तो तीनों ऑप्शन जो है क्या है, सत्य है। ये जो है ऑप्शन ये सत्य है, ये जो है असत्य कथन है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1919 के खिलाफत समिति का गठन कहाँ किया गया था? तो 1919 की खिलाफत समिति का गठन मुंबई में किया गया था, मुंबई में किया गया था। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। महात्मा गांधी की पुस्तक हिंद स्वराज किस वर्ष लिखा गया था? तो 1909 में लिखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असहयोग आंदोलन का संचालन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला है, आंदोलन की शुरुआत शहरी मध्यम वर्ग ने किया था। तो ये सही है। सभी पार्टियों ने परिषद चुनाव का बहिष्कार किया था। तो ये भी सही है। ये गलत है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहला कथन सही है और तीसरा कथन सही है, दूसरा कथन जो है गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवध किसान सभा की गठन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है, इसका गठन अक्टूबर 1920 में किया गया था। तो अवध किसान सभा का गठन कब किया गया था? 1920 में किया गया था। ध्यान रखेंगे, अक्टूबर 1920 में किया गया था। जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एवं कुछ अन्य लोगों के नेतृत्व में इसका गठन हुआ था। तो ये भी बिल्कुल सही है। असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस नेताओं ने अवध किसान संघर्ष को इस आंदोलन में शामिल करने का प्रयास किया था। तो ये भी सही है। तीनों ऑप्शन इसका क्या है? सही है। ठीक है, यानी इसका जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गुडेमा विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो गुडेमा विद्रोह के बारे में दिया है। तो इसमें जो है केवल 2 और 3 कथन सही है। देख लेते हैं इसको। यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलोरी सीताराम राजू ने किया था। तो ध्यान रखेंगे, गुडेमा विद्रोह जो है यह एक प्रकार का गुरिल्ला आंदोलन था जिसका नेतृत्व अलोरी सीताराम राजू ने किया था। राजू महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो राजू जो है महात्मा गांधी के महानता के गुण गाते थे। तो दोनों कथन इसमें सही है। तो इसका जो है आंसर हो जाएगा 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वराज पार्टी के संबंध में असत्य कथन का चयन करें। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा, असत्य कथन पूछा है। तो असत्य कथन में आपका जो ये कथन, इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी ये कथन जो है असत्य है। बाकी जो सत्य है देख लेते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की महत्वपूर्ण नेता थे जो परिषद राजनीति में वापस लौटना चाहते थे। तो ये बिल्कुल सही है। वे 1919 के कैबिनेट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषद के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। स्वराज पार्टी के लक्ष्य परिषदों में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना था। तो ये भी कथन सही है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला ऑप्शन है तो इसमें जो है ऑप्शन सही है वो 2 और 3 ऑप्शन जो है सत्य है। तो 2 और 3 ही देख लेते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना और उसके बारे में सुझाव देना था। नेक्स्ट है, भारत में इसके विरुद्ध में देखते हुए वायसराय इरविन ने भारत के लिए डोमिनियन स्टेट्स का ऐलान किया था। तो इसमें दोनों ऑप्शन सही है। ठीक है, पूरा पढ़ेंगे दोस्तों, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बनेगा। तो इसका 2 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता पर हस्ताक्षर किया था? तो ये किया था आपको 5 मार्च 1931। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन को वापस लेते हुए गांधी जी ने इरविन के साथ कब समझौता किया था? तो 5 मार्च 1931 में जो है समझौता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो भाड़ा विरोधी आंदोलन जो है केवल 1 और 2 इसका कथन सही है। यह आंदोलन छोटे किसानों द्वारा जो जमींदारों से पट्टे पर जमीन लेकर खेती कर रहे थे, तो ठीक है कर रहे थे, जमींदारों को भाड़ा चुकाने से माफ़ी के लिए प्रारंभ किए गए इस आंदोलन का नेतृत्व समाजवादियों और कम्युनिस्टों ने किया था। ठीक है, तो भाड़ा विरोधी आंदोलन के बारे में याद रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांग्रेस ने खुलकर भाड़ा विरोधी आंदोलन का समर्थन किया।
ठीक है, तो ये कथन जो है गलत है और बाकी जो कथन है दोनों ऑप्शन सही है, यानी 1 और 2, यानी ये ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग परिसंघ फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंस्टीट्यूट का गठन कब किया गया था? ये किया गया था आपको, ये किया गया था 1927 में। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसको थोड़ा कूट देख लेते हैं। ठीक है, तो पहला कूट दिया हुआ है आपको, विचार करें, असत्य कथन का चयन करें। तो इसमें से सभी कथन जो है सत्य है, असत्य कथन कोई भी नहीं, यानी 1, 2 और 3 तीनों सत्य कथन है। तो इसको तीनों को हम लोग सिर्फ देख लेते हैं। ठीक है, तीनों को जो है हम लोग देख लेते हैं। गांधी जी के आह्वान के बाद राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ी थी। गांधी जी का मानना था कि घर चलाना, चूल्हा चौका संभालना, अच्छी माँ एवं अच्छी पत्नी की भूमिकाओं का निर्वाह करना ही औरत का असली कर्तव्य। भी सही है। कांग्रेस औरतों की महत्वपूर्ण जगह देने में हिचकिचाता था। ठीक है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट है, डॉक्टर अंबेडकर ने किस वर्ष दलितों के लिए दमित दलित वर्ग एसोसिएशन का गठन किया था? तो ये किया था आपको 1930 में, 1930 में किया था। नेक्स्ट है, सन्यासिनी रूपी भारत माता की विख्यात छवि का सर्वप्रथम किसने चित्रित किया था? किसने चित्रित किया था? तो इसका जो है बी हो जाएगा, अवनींद्र नाथ टैगोर। ध्यान रखेंगे, अवनींद्र नाथ टैगोर ने सन्यासी रूपी भारत माता की व्याख्या छवि का सर्वप्रथम चित्रित किया था। नेक्स्ट है, उपनिवेश काला में भारतीय झंडे के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका जो है असत्य कथन पूछा है, तो इसमें जो है कोई असत्य कथन नहीं है, सभी जो है सत्य है। तो सत्य कथन है तो इसको पढ़ना पड़ेगा। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। तो ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे, बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा में हरा, पीला और लाल रंग थे। दूसरा है, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। सफ़ेद, हरा और लाल था। ठीक है, तो इसका तो ऐसे आंसर डी हो जाएगा। ध्यान रखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस बैठक में पारित हुआ था? 58 नंबर क्वेश्चन। तो ये पारित हुआ था आपको, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव वर्धा में पारित हुआ था। वर्धा में पारित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इंक्विजिशन क्या थी? इंक्विजिशन क्या थी? तो इंक्विजिशन जो है एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंक्विजिशन जो है एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। 60 नंबर क्वेश्चन है, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएंगे, यह किसने कहा था? तो ये कहा था आपको लुई सेबेस्तियन मिर्सई। ध्यान रखेंगे, छापा खाना प्रगति का सबसे ताकतवर औजार है, इससे बन रही जनमत की आंधी में निरंकुशवाद उड़ जाएंगे, यह किसने कहा था? तो लुई सेबेस्तियन मिर्सिया ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कालक्रम का निर्धारण करें। कालक्रम का जो है निर्धारण करना है। ठीक है, तो प्रेस के निर्माण धातु से होने लगा। प्रेस के निर्माण धातु से होने लगा, तो इसका ऐसे ऑप्शन 1 है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है। उसके बाद दूसरा दिया है, बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ। दूसरी अवस्था में बेलनाकार प्रेस का आविष्कार हुआ। ऑफसेट प्रेस का निर्माण हुआ, तीसरी है। और बिजली से चलने वाले प्रेस का निर्माण हुआ, यानी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट है, तुलसीदास की 16वीं सदी का किताब रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो 1810 में प्रकाशित हुआ था। 1810 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट है, स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राम चड्ढा ने लिखा है। स्त्री धर्म विचार नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो राम चड्ढा ने लिखा है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
मेसोपोटामिया के लेखन कला के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और सत्य कथन का चयन करना है। तो इसमें सत्य कथन सिर्फ 1 है। मेसोपोटामिया लोग मिट्टी के पट्टिकाओं में पर लिखते थे, मिट्टी के पट्टिकाओं पर लिखते थे, तो ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है मेसोपोटामिया समाज के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 65 नंबर क्वेश्चन है। पहला है ऑप्शन, एकल परिवार को आदर्श माना जाता था। एकल परिवार को क्या माना जाता था? आदर्श माना जाता था, सत्य है। पिता परिवार की मुखिया होते थे, तो पिता परिवार के जो है मुखिया होता था। पिता का घर, पशुधन, खेती आदि उसके पुत्रों को मिलते थे, तो तीनों ऑप्शन जो है सत्य है। 1, 2 और 3 तीनों ऑप्शन सत्य है। नेक्स्ट देखते हैं, मेसोपोटामिया के नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन आपका दिया हुआ है, इसमें जो है असत्य कथन का चयन करना है, ठीक है। तो असत्य कथन कौन है? तो ध्यान रखेंगे 1 है, 1 और 2 जो है असत्य कथन है, ठीक है। तो सत्य कथन हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आते थे। तो मेसोपोटामिया नगर नियोजन में जो है कमरों के अंदर रोशनी खिड़की से नहीं बल्कि आंगन में खुले दरवाजे से आते थे, यही कथन जो है सत्य है। यानी इसका आंसर जो है आपको 1 और 2 हो जाएगा। सत्य कथन में 1 और 2 और सत्य कथन में ये वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोमन साम्राज्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो एकल परिवार का चलना था, तो रोमन साम्राज्य में जो है एकल परिवार का चलना था। पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य अधिकार रहता था, तो ये भी सही है। रोमन समाज में जो है पिता की संपत्ति पर पुत्री का मुख्य अधिकार रहता था। नेक्स्ट है, पति पत्नी को अलग अलग 2 वित्तीय हस्तियां माना जाता था, तो ये भी बिल्कुल सही है। यानी तीनों कथन जो है सही, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रोमन अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो सत्य कथन बताना है, तो सत्य कथन आपका है 1 और 3, यानी जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। रोमन अर्थव्यवस्था में जो है जैतून का तेल निर्यात होने वाली प्रमुख वस्तु थी। तीसरा है, उस समय सुगठित वाणिज्य और बैंकिंग व्यवस्था का संचालन होता था, तो दोनों ऑप्शन जो है सत्य है, यानी 1 और 3 इसका ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, रोमन साम्राज्य में दास प्रथा और श्रमिक पर नियंत्रण के संबंध में असत्य कथन पर चयन करें, ठीक है। असत्य कथन पर चयन करें, तो इसका ऑप्शन सी जो है असत्य कथन है। बाकी जो सत्य है उसको देख लेते हैं। रोमन साम्राज्य में दास प्रथा पे जो है सत्य कथन है उसको देख लेते हैं। असत्य तो इसका सी आंसर हो जाएगा। रोम की अर्थव्यवस्था का अधिकांश श्रम दासों द्वारा ही किया जाता था, तो ये बिल्कुल सही है। पहली शताब्दी के पश्चात दासों के स्थान पर भाड़े के मजदूर को प्राथमिकता दी गई थी, तो ये भी सही है। असत्य में आपका ये हो जाएगा। डी क्या दिया है देख लीजिए, प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋण अवस्था रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी, तो प्रथम शताब्दी में ग्रामीण ऋण ग्रस्त रोमन साम्राज्य में व्याप्त थी। मुगलों से संबंधित यास क्या था? मुगलों से संबंधित यास क्या था? तो मंगोल जनजाति के परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। मंगोलों से संबंधित यास क्या था? तो मंगोल जनजाति की परंपरागत प्रथाओं का संकलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिकी गृह युद्ध के भारत पर क्या परिणाम हुए? तो इसका जो है 1 और 2 दोनों ऑप्शन सही है। भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हुई। अमेरिकी गृह युद्ध से क्या हुआ? भारतीय बुनकरों के सामने कच्चे माल की समस्या उत्पन्न हो गई। ब्रिटिश की निर्भरता भारतीय कृषि पर बढ़ गई, तो दोनों ऑप्शन जो है सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गिरमिटिया मजदूर की सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? गिरमिटिया मजदूरों को सबसे ज़्यादा कहाँ भेजा जाता था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको कैरेबियाई देश में, ठीक है। गिरमिटिया मजदूरों को कैरेबियाई देशों में सबसे ज़्यादा भेजा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18वीं सदी के अंत में दर्शकों में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो इसमें जो है 1 और
2 सही है। इस समय ब्रिटेन में आबादी तेज़ी से बढ़ने पर भोजन की मांग तीव्र गति से बढ़ी थी 18वीं शताब्दी में, ध्यान रखेंगे। और उद्योगों के विकास ने कृषि उत्पादों की मांग बढ़ा दी थी। तो दोनों ऑप्शन इसका सही है, यानी 1 और 2, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के युग के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें, 74 नंबर। तो इसमें कोई कथन जो है सही नहीं है, कोई कथन जो है सही नहीं है, ध्यान रखेंगे। तो यानी इसका 74 का आंसर हो जाएगा डी, इसका ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड था। तो इसका जो है 75 नंबर का उत्पादों का संगठन, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। औद्योगिकरण के युग में यूरोप में गिल्ड क्या था? उत्पादकों का संगठन। नेक्स्ट है निम्न कथनों पर विचार करें, 76 नंबर क्वेश्चन है। सूती उद्योग और रेल निर्माण उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे, ठीक है। तो क्या बताना है? सत्य कथन। तो सत्य कथन में इसका 2 है, ये आपको गलत है। ब्रिटेन के कपास उद्योग में 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था, यानी 2 केवल सत्य है। नेक्स्ट है 19वीं सदी के मध्य में यूरोप के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका जो ऑप्शन है 1 और 3 सही है। देख लेते हैं। इस समय लगभग 10% शहरी आबादी निहायत गरीब था। कब? 19वीं सदी में। बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल भी थी। तो ध्यान रखेंगे, बेरोजगारी का मुख्य कारण उन उद्योगों में स्पिनिंग जेनी का मशीनों का इस्तेमाल थी, ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं 78 नंबर प्रश्न। औपनिवेशिक उद्योगीकरण के अंतर्गत भारतीय व्यापार के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। तो इसका 1 और 2 दोनों कथन सही है। भारत के पश्चिम तट पर स्थित सूरत बंदरगाह से भारत खाड़ी एवं लाल सागर के बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था, जहां से भारत द्वारा निर्यात पश्चिमोत्तर क्षेत्र में होता था। भारत के पूर्वी तट पर मछलीपट्टनम और बंगाल में हुगली के माध्यम से भारत दक्षिण पूर्व एशिया बंदरगाहों से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट है पूर्ण स्वराज की मांग को कांग्रेस ने औपचारिक रूप से किस अधिवेशन से मान लिया? तो ध्यान रखेंगे, इसका हो जाएगा लाहौर अधिवेशन। कब हुआ था? 1929 में। 1929 में लाहौर अधिवेशन में जिसकी अध्यक्षता जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौता किस वर्ष हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। नेक्स्ट है वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए गठबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका तीनों ऑप्शन सत्य है, ठीक है। इसे भारत ने लॉन्च किया था। तो वैश्विक अच्छे लिंग समानता और समानता के लिए जो है भारत ने लॉन्च किया था। गठबंधन वैश्विक सर्वोत्तम संस्थाओं प्रथाओं को अपनाने, ज्ञान साझा करने और महिलाओं को स्वस्थ शिक्षा और उद्यमों में निवेश करने पर जोर देता था। विश्व आर्थिक मंच WEF गठबंधन का नेटवर्क भागीदार है। तो तीनों ऑप्शन इसका जो है सही है, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मत्स्य पालन समिति निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सहायक संस्था के रूप में कार्य करती है? 82 नंबर क्वेश्चन, 82 नंबर। तो ये जो है इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, विश्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सॉरी, 82 का क्वेश्चन देखें थोड़ा सा। मत्स्य पालन दिया है तो विश्व बैंक इसका नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसका जो हो जाएगा खाद्य एवं कृषि संगठन FAO, ठीक है, खाद्य एवं कृषि संगठन, ठीक है। निम्न 83 नंबर क्वेश्चन है, जल्दी में हो जाता है, ध्यान मत दे। आइए देखते हैं नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन का। इसमें जो है ये सही है। बोइंग सुकन्या कार्यक्रम मुख्य रूप से भारतीय एरोस्पेस क्षेत्र में कौशल विकास और रोजगार क्षमता को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। तो इसमें जो है कथन ये सही है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें 1 और 4 ऑप्शन जो सही है, 84 का फिर से देखें। मंदिर वास्तुकला की नगर शैली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसका 1 ऑप्शन सही है और 4 ऑप्शन सही है। स्तर में उभरता हुआ गुम्बदवार शिखर गर्भगृह टावर नगर शैली की अन्य भारतीय मंदिर स्थापत्य शैलियों से अलग करता है। नेक्स्ट है, नगर शैली में गर्भगृह हमेशा सबसे ऊंचे शिखर के नीचे स्थित होता है। तो इसमें 1 और 4 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखते हैं, चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 85 नंबर क्वेश्चन। तो ये जो है, इसमें जो है सत्य कथन पूछा है। तो इसमें 1 और 4 सही है। यह पूर्वी घाटी की उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो यह पूर्वी घाटी के उत्तर पूर्वी छोर पर स्थित है। ठीक है। चौथा ऑप्शन है, डोंगरिया क्रोंद आदिवासी समुदाय चंदका दमपारा वन्यजीव अभयारण्य से जुड़े हुए हैं। तो दोनों ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 1 और 4 यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी स्थापत्य शैली मुख्य रूप से केरल के गुरुवैरू मंदिर में देखी जाती है? तो ये जो है आपको द्रविड़, गुरुवैरू मंदिर में द्रविड़ जो है स्थापत्य शैली देखी जाती है, द्रविड़ शैली देखी जाती है। नेक्स्ट देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन, भूमि प्रावधानों के संदर्भ में व्यापक और सूचित निर्णय लेने के लिए निम्नलिखित में कौन सा प्रणाली सबसे प्रभावी मानी जाती है? तो ये मानी जाती है भौगोलिक सूचना प्रणाली यानी GIS मानी जाती है। नेक्स्ट है, हाल ही में इसरो द्वारा विकसित डिस्ट्रेस अलर्ट ट्रांसमीटर 2.0 निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को पूरा करता है? तो ये करता है, यह मछली पकड़ने वाली नौकाओं से आपातकालीन संदेश भेजता है। ठीक है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर जो है विचार करना है। तो केवल 1 जो है इसमें सही है, केवल 1 सही है। चौथी औद्योगिक क्रांति कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स और बड़े डेटा जैसे उन्नति प्रौद्योगिकियों के एकीकरण के माध्यम से पारंपरिक उद्योग के चल रहा परिवर्तन है। तो इसमें जो है ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 90, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। कथन 1 दिया हुआ है, तमिलनाडु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कई क्षेत्रों में पिछले दशक 2012-2022 में पूर्वोत्तर मानसून की बारिश में 10% से अधिक वृद्धि हुई है। 10% से अधिक वृद्धि हुई है। तो ये कथन जो है बिल्कुल सही। कथन दूसरा दिया है, उत्तर पूर्वी मानसून के महीने के दौरान बंगाल की खाड़ी में कम दबाव वाले प्रणालियों और दबाव अधिक बार बनते देखा गया है। ठीक है, बनते देखा गया है। तो दोनों जो है कथन सही है। ठीक है, यानी इसका आंसर जो है हो जाएगा आपको ये कथन सही। कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है और कथन 2 कथन 1 की सही व्याख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और फ्रांस के संबंध में, ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 91 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है 2 और 3 सही है, यानी वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने के लिए 2015 में भारत और फ्रांस द्वारा संयुक्त रूप से अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन शुरू किया गया था। तो ये कथन और ये कथन क्या है? सही है। तीसरा देख लेते हैं, दोनों देशों ने अवैध अधिसूची और अनियमित मछली पकड़ने में असहयोग किया था। ठीक है, तो दोनों कथन क्या है? सही है। नेक्स्ट है, वाहन विकास से निकलने वाली निम्नलिखित गैसों में से कौन सी मुख्य रूप से जमीनी स्तर पर ओजोन और धुंध के निर्माण में योगदान करता है? 92 नंबर क्वेश्चन। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस कारण
कारण से गिद्धों का पर्यावरणीय स्वास्थ्य के लिए एक संकेतक प्रजातीय माना जाता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है। उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जल का प्रतीक है। ध्यान रखेंगे, उनकी उपस्थिति एक संतुलित खाद्य जल का प्रतीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 94 नंबर। तो ये जो है निम्नलिखित नदी का वर्णन ऊपर किया गया है। तो यह सिंधु नदी के बाएं किनारे की सहायक नदी है, दिया है। यह पूरी तरह से भारत के लद्दाख से बहती है। डोडा और तस्प्रिंगतू चू लुंगनाक नदी इसकी दो सहायक नदियां हैं। तो ये जास्कर नदी के बारे में कहा गया, जास्कर नदी, ध्यान रखेंगे, ठीक है, जास्कर नदी है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो है केवल 2 सही है। ई साझी मोबाइल ऐप का लक्ष्य पूरे एसपी लैंड्स फंड आवंटन चक्र को पकड़ने और योजना की निगरानी में अधिक सुविधा और पहुंच प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का में से कौन सा कथन सही है। 96 नंबर क्वेश्चन। तो इसका 1 सही है और 3। तो 1 देख लेते हैं। सीसीआई का प्राथमिक उद्देश्य भारतीय बाजार में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और उसे कायम रखना है, ठीक है। उसके बाद जो है इसका 3 ऑप्शन सही है। तो 3 ऑप्शन देख लेते हैं। इसके पास जांच करने और बाजार में हेरा फेरी के सबूत इकट्ठा करने का अधिकार है, ठीक है। तो 1 और 3 ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय संगठन मुख्य रूप से ग्लोबल साउथ में विकास से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने पर केंद्रित है। 97 नंबर का। तो डी सही है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी UNDP। नेक्स्ट है, किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया गया है। तो ये आंध्र प्रदेश में उद्घाटन किया गया, आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस शहर में 8 अमृत परियोजना का शुभारंभ किया है। तो ये किया है आपको, ठीक है, सोलापुर, ठीक है, सोलापुर महाराष्ट्र में किया है, ध्यान रखेंगे। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में संचालित की जाएगी। तो ये सरयू नदी में संचालित की जाएगी। कहाँ की जाएगी। तो सरयू नदी में संचालित की जाएगी। तो यहाँ तक रहा 100 क्वेश्चन, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।